और मेरे साथ साथ कोई एक या दो व्यक्ति और रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर आप लैपटॉप में से देख रहे हैं तो उसमें जगह भी होगी, ताकि एक फेल सेफ मेजर रहे। ये हमारा फेल हो जाए, हमको दिक्कत हो जाए तो दूसरे में उपलब्ध रहे हमारे पास। तो एक प्लान बी के तौर पे भी कोई रिकॉर्ड कर लीजिएगा। तो मान लीजिए मैं कह रहा था कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे समक्ष ये है दोस्तों, कि मैंने स्वयं ही 15 वर्ष के बाद सर के मार्गदर्शन में अब इसको उठाया है पढ़ने के लिए, और क्योंकि मेरी रुचि बहुत रही है भूगोल के लिए, और आप में से भी किसी का भी रुचिकर क्षेत्र हो सकता है, लेकिन चुनौती यही अपने को सबसे बड़ी चुनौती यही है कि रुचि से हमको जो है वो पथभ्रष्ट नहीं हो जाना है। हमको पूरे प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे सिलेबस को अप्रोच करना है, और ऐसे करना है कि हमारे सवाल सही होने लगे। बस इसके अलावा कोई और दूसरा पैरामीटर नहीं है। समझिए अच्छे से, जानिए, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि सवाल जो है वो हमारे सही होने लगने चाहिए, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए। ये सबसे बड़ा जो है वो हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती ये है। और उसमें ये कोई जो है वो यूनिलैटरल जिसे कहते हैं वेंचर नहीं है, ये हमारा आपका साझेदारी है। तो इसमें जहां पर मैं कमजोर पड़ने लगूं वहां आप सामने आइए और बताइए कि यहाँ पर सर आप इसमें ज्यादा हो रहा है, कोई बिल्कुल ओपनली। ठीक है, ये हम आपके लिए है, ये आपके कल्याण के लिए है, आपकी सेवा के लिए है, ये पूरा संस्थान चल रहा है। आप उसमें स्टेक होल्डर हैं, एंड यू शुड बिहेव लाइक वन। तो आप अपने भी विचार रखिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, और आगे फिर उसी हिसाब से हम लोग बढ़ेंगे। तो एक कांस्टेंट फीडबैक हम लोगों के बीच बना रहेगा। दरअसल जूम पे करने का एक यह भी उद्देश्य था कि बहुत लाइव और कांस्टेंट फीडबैक हो जाता है। तो अगर ये सफल रहता है तो हम लोग अधिकाधिक इसका प्रयोग करेंगे। वापस आते हैं, और जो फिजिकल, जो आप जानते हैं कि 4 हिस्से मुख्य रूप से, अगर आप पूरे सिलेबस को देखें, आपको ये भी पता होगा कि प्रीलिम्स के हिसाब से कोई सिलेबस नहीं है ना। प्रीलिम्स के हिसाब से कोई सिलेबस नहीं है। जो सिलेबस है वो यही है कि मेंस में जो दिया हुआ है उसके आधार पर हम लोग कयास लगाते हैं कि भाई ये स्कोप होगा इसका। तो प्रीलिम्स का सिलेबस तो ओपन एंडेड है। फिर भी जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसको यदि क्रमिक रूप से पढ़ा जाए, उसकी जल्दी से मैं 5 मिनट में आपको व्याख्या कर देता हूं कि मेरा दर्शन इसके पीछे क्या है, मैं किस तरह से इसको समझता हूं कि हमको लोक सेवा आयोग का जो भूगोल का पाठ्यक्रम है उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, जिसे फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, फिजिकल रिलीफ जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले जानना चाहिए। फिर उन स्ट्रक्चर्स के कारण होने वाले जो फंक्शंस हैं, जो फिनोमेना है, उसको समझना चाहिए। स्ट्रक्चर्स के आपस के इंटरेक्शन से जो फंक्शंस होते हैं, जो फिनोमेना होती हैं, घटनाएं जो होती हैं, उनको जानना चाहिए, वो हम समझ लेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि इन स्ट्रक्चर्स का और इन फिनोमेना का, दोनों का जो इंटरेक्शन है या दोनों की जो स्थिति है, वो कहाँ कहाँ है। जिसे लोकेशनल ज्योग्राफी मैंने कहा है कि लोकेशन कहाँ हो, कहाँ रहा है, ये सब कहाँ होता है, किस जगह पे होता है। और फिर इन तीनों का आपस का इंटरेक्शन, इंसान से इसका क्या ताल्लुक है, इंसान को ये कैसे प्रभावित करते हैं, वो हम उसमें जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी के हेडिंग के तौर पे पढ़ेंगे। इस प्रकार से जब आप भूगोल के अप्रोच करेंगे तो आपके दिमाग में अगर कोई, अच्छा सर, ओके, तो इस प्रकार से अगर हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत फायदे में रहेंगे। एक बहुत ही कम सर यार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू ज्वाइन द क्लास सर। अच्छा सर एडमिट, रिक्वेस्ट पेंडिंग होगी। राइट साइड में आप पार्टिसिपेंट, वहां आएगा कि रिक्वेस्ट जी सर, कर दिए हैं सर। कोई और बचा हो तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सर। सभी का लगभग अभी फिलहाल तक तो हो गया है सर। थोड़ा सा विस्तार करके इस चीज को देखने का प्रयास करते हैं अब हम लोग कि सिलेबस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और बहुत जल्दी जल्दी इस पूरे सिलेबस को खत्म करके हमको रिवाइज भी कर देना है। और हम एक कनेक्टिव तरीके से पढ़ेंगे। कनेक्टिव तरीके से मेरा अर्थ ये है दोस्तों कि ये ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि अभी ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर महीना भर बाद जो है फिर अब आज से मैथ शुरू हो रहा है, इस तरह से नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो रिवीजन के समय जरूर कर सकते हैं,
लेकिन जो फर्स्ट रीडिंग हमारी है, पहली बार जो अध्ययन करने वाले हैं, उसमें हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे, टुकड़े टुकड़े में बांट के नहीं करेंगे। उसमें जैसे आज का उदाहरण अभी जो हम पढ़ाई करेंगे, उसमें हम अगर पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्स के बारे में, अर्थ के बारे में, तो अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा, डिफरेंट रॉक फॉर्मेशन के बारे में आपने पढ़ा, और उसी समय एक नजर हल्का सा देख लिए कि इंडिया में कौन सी रॉक सिस्टम, कौन से रॉक फॉर्मेशन कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमको बहुत कंसेप्चुअली समझ में आएगा, कम ऊर्जा में अधिक परिणाम मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो हम मोटा मोटी देखिए इस हिसाब से आगे बढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं, पहले एक बार और चेक कर लेता हूं, यदि कोई बचा हो तो ऐड कर दिया। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में हम यूनिवर्स के बारे में बहुत ही सतही तौर पे ज्ञान लेंगे, बहुत ही सतही तौर पे, बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन किसी बेसिक पॉइंट पे आपका वहां पर गड़बड़ी नहीं हो जाए आपसे, इसलिए बहुत ही सतही ज्ञान इसका हम ले लेंगे। आपसे अपेक्षा सिर्फ इतनी रहेगी यूनिवर्स में, यूनिवर्स का जो टॉपिक है उसमें, कि आप अपनी तरफ से सिर्फ एक चीज देख लीजिएगा कि वर्ल्ड में कौन कौन से सबसे, इसको कहीं नोट करते जाइए, जो जो होमवर्क आपका है मैं पहले बता देता हूँ। वर्ल्ड में कौन कौन से जो मेजर स्पेस प्रोग्राम्स हुए हैं और उनकी क्या फाइंडिंग्स रही हैं। जो अंतरिक्ष में जो मिशन गए हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो रहे हैं, बड़े का अर्थ यह है कि उनसे जो डिस्कवरीज हुई हैं वो बहुत बड़ी हैं, उनसे बहुत बड़ी जानकारी जिनसे मिली है, उस चीज को जो है वो आप एक बार देख लीजिएगा। और दूसरी चीज कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा अभी तक इतिहास में कैसी रही, ये दो चीज आप इंटरनेट के सहारे हल्के से पढ़ लीजिएगा, मुझे मैटर मिलेगा, मैं भी सप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसी प्रकार सेलेस्टियल बॉडीज और फिनोमिना जो है, सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब ये हुआ कि अंतरिक्षीय जो पिंड होते हैं, जैसे ब्लैक होल हो गया, इस तरह के जितने भी हैं, एस्टेरॉइड्स हो गए, इनके बारे में एक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो ये दो टॉपिक है, द अर्थ इट्स रोटेशन एंड रिवोल्यूशन एंड द अर्थ इट्स फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, भ्रमण करती है वो, और जो अपने ही अक्ष पर घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है वो। साथ ही साथ पृथ्वी का जो की संरचना है, बाह्य और आंतरिक संरचना जो है, मुख्य रूप से आंतरिक संरचना, वो भी हम देखेंगे, और कैसे ये बनी है, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ है, ये चीज भी हम देखेंगे। फिर हम आगे फिनोमिनल पे जाएंगे, फिर लोकेशन पर। सबसे पहले बिना समय नष्ट किए हुए मैं समझता हूं हम प्रारंभ करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी का पहला जो अध्याय है हमारा। उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक तरीका जो चुना है वो ये है कि हम एक पीडीएफ के माध्यम से उसको समझेंगे, और पीडीएफ हमें गाइड करता रहेगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए एक अच्छा चित्र मिला, जिसके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, मैं आशा करता हूं कि सभी को स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ आपको सप्लाई भी कर देंगे हम क्लास के बाद ही, आप एक बार आप भी उसको अध्ययन कर दीजिएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की व्याख्याएं दी गई हैं, संकल्पनाएं दी गई हैं, लेकिन हमको ऐतिहासिक महत्व में बिल्कुल नहीं जाना है। अभी जो सबसे प्रचलित और सर्वमान्य जो इसकी व्याख्या मानी गई है, उसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। आपने नाम अवश्य सुना होगा, उसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, जिसका कि सार तत्व यह है, जो मूल बिंदु है उसका यह है कि जो मूल रूप से क्या हुआ है कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति सब एटॉमिक, यानी एक एक अणु, परमाणु से भी छोटे छोटे एक पिंड से हुई है, और जो इसका विस्फोट हुआ है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और एक्सपेंशन हुआ है, उसी घटना को बिग बैंग कहा जाता है। विस्तृत रूप से, वैज्ञानिक रूप से बहुत अधिक इसके बारे में पता नहीं है प्रत्यक्ष रूप से। कुछ अप्रत्यक्ष रूप से जो हमें साक्ष्य मिले हैं, जो हमें एविडेंसेस मिले हैं, उनके आधार पर ब्रह्मांड की जो संरचना है उसके बारे में कयास लगाए जाते हैं। ये कयास का ही प्रोसेस है, और जब एक से अधिक तरीके से लगाए गए कयास एक ही दिशा में इंगित करते हैं, तब कहा जा सकता है कि हाँ, इस थ्योरी में दम है। कहीं ना कहीं ये जो थ्योरी है वो टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये एक्सप्लेन कर रही है। वही समझबूझ हमको चाहिए सिर्फ, कि बिग बैंग थ्योरी का मूल आधार क्या है, उसके लिए क्या क्या साक्ष्य है, उसके बहुत अधिक विस्तार में हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस इतनी सी बात है कि पूरा एक टाइमलाइन बनाई गई है। इस चीज को ध्यान रखें आप, एक टाइमलाइन बनाई गई है कि जब बिग बैंग हुआ, जिस समय पर बिग बैंग हुआ है, उससे आगे कैसे कैसे घटनाएं हुई हैं, इस चीज की एक टाइमलाइन बनाई गई है।
मैं आपको दिखाता हूं। उदाहरण के तौर पर आप इस चित्र में देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये बिग बैंग की घटना है जिसके बारे में बहुत अधिक हमको ज्ञान नहीं, किसी को वैज्ञानिक को अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन इसकी जो जो इसके प्रभाव हैं उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग स्पेस मिशन के द्वारा जो है उनका अध्ययन किया गया है। ठीक है, रुचिकर बात यह है, आपको जान सुनकर अच्छा लगेगा कि उस समय जिस कुछ ऐसे रेडिएशंस निकले थे बिग बैंग के ठीक बाद, कुछ ऐसे रेडिएशंस निकले थे जो अभी तक ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं विद्यमान है। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ बता रहा हूं, उसको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप जान लीजिए कि उसे माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है। इसको ध्यान से समझ लीजिए आप। कहने का अर्थ यह है कि क्या, अब मैं आपको बहुत सामान्य शब्दों में समझाता हूं, क्या जब बिग बैंग हुआ था, जब यूनिवर्स की ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रारंभ हुई थी, तो क्या कुछ ऐसे सबूत छूटे हैं? क्या उस यात्रा में क्या कुछ ऐसे सबूत छूटे हैं? उन सबूतों की एक श्रृंखला में, उन साक्ष्यों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण सबूत माना जाता है माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। वो एक तरह का रेडिएशन है। जैसे आप कोई शब्द बोल दें, मान लीजिए साउंड वेव का एक उदाहरण लीजिए, आप कोई शब्द बोलते हैं तो कहा जाता है ना कि शब्द कभी नष्ट नहीं होते, वो वेव फॉर्म में कहीं ना कहीं जो है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं और वो उन जो है वो नष्ट नहीं होते। बस बात यह है कि अभी वो वर्तमान स्वरूप में जो हमारे मुख से या किसी और यंत्र से जो ध्वनि निकलती है वो तरंगों के रूप में डिसिपेट हो जाती है। लगभग मिलता जुलता वैसी ही एनोलॉजी देखी गई है कि यूनिवर्स की उत्पत्ति के थोड़े समय बाद के कुछ रेडिएशंस अभी भी अंतरिक्ष में विद्यमान हैं। उन्हें माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहा गया है और पिछले सन 2001 में उसके लिए जो है वो मैप जो है वो अंतरिक्ष मिशन गया था और कुछ सालों में अध्ययन करके अब हमारी समझ इतनी बन चुकी है, उसने उस माइक्रोवेव रेडिएशन जो कि अंतरिक्ष के एक कोने में अभी भी मौजूद है, उसको वो समझिए कि वो इतिहास की पिक्चर है, इतिहास की एक पिक्चर है जो फ्रीज हो गई है, उसका फोटो खींच के वहां पर रह गया है। तो उसका अध्ययन करके हम यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा थोड़ा जान पा रहे हैं। तो क्या क्या वो चीजें हमको पता चल रही है कि हाँ, कहीं ना कहीं बिग बैंग थ्योरी सही हो सकती है। ठीक है, उसमें कई बार जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो है रिकॉम्बिनेशन, फ्यूजन, इन्फ्लेशन, इस तरह की चीजें हुई हैं और तब धीरे धीरे जाके सभी गैलेक्सीज वगैरह का निर्माण हुआ है। आपको सिर्फ इसमें महत्वपूर्ण जो ध्यान रखने वाली बात मोटा मोटी क्या है कि आपको लगभग अप्रॉक्सीमेट लेवल पर आपको ब्रह्मांड की जो एज है वो मालूम होनी चाहिए। ये हाँ भाई 13.7 बिलियन ईयर्स कहा जाता है, वो उसकी एज मालूम होनी चाहिए। आपको यह मालूम होना चाहिए मुख्य रूप से कि ये गैलेक्सीज कब बनना शुरू हुई हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप चित्र देख लीजिए, ये आपको सप्लाई भी कर देंगे। आखिर कब हुआ है जब गैलेक्सीज बनना शुरू हुई हैं, ये देखिए यहाँ से आगे गैलेक्सीज का, ये छोटी छोटी गैलेक्सीज का निर्माण शुरू हो गया है। और कब हमारी अपनी जो है वो गैलेक्सीज जो है वो, हमारी गैलेक्सी कब एग्जिस्टेंस में आई, हमारे क्लस्टर कब एग्जिस्टेंस में आए, हमारा सोलर सिस्टम कब बना और मुख्य रूप से हमारी पृथ्वी का निर्माण कब हुआ। ठीक है, ये सब चीजें, इन सब चीजों के थोड़े थोड़े साक्ष्य अब मिलने लगे हैं और सभी साक्ष्य इस तरफ इशारा करते हैं कि जो ब्रह्मांड की आयु है 13.78 बिलियन के आसपास है और हमारी जो धरती है उसकी उम्र जो है वो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो मानी जाती है। समझने वाली बात यह है कि धरती की उत्पत्ति से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो ब्रह्मांड में नहीं मिले हैं, वो धरती के ही ऊपर स्थित अन्य अन्य तरीके की संरचनाओं के अध्ययन से मिले हैं कि आखिर कब वैसा हुआ होगा। ठीक है, तो आपस में थ्योरीज का समावेश है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति वाली थ्योरीज कुछ हद तक अर्थ की ऑब्वियसली लागू ही होंगी क्योंकि वही उनका सोर्स है, लेकिन धरती की आयु, धरती की उत्पत्ति और उसके विकास से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो हमें कहां से मिले हैं, कोई पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए धरती के ही आसपास की संरचनाओं से और कुछ बाह्य संरचनाओं से, बाह्य स्रोतों से भी मिले हैं। जैसे एस्टेरॉइड, मीटियोराइट कोई आके गिर गया, ठीक है, उल्का पिंड जिसे आप कहते हैं, उल्का पिंड आके गिर गया। तो जब सबका स्रोत एक ही रहा है, सबका स्रोत जब ब्रह्मांड ही रहा है, एक ही रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि कोई उल्का पिंड बाहर से आके गया है, गिरा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ साम्यता होगी, समानता होगी अर्थ के इंटीरियर से। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे धरती की उत्पत्ति, उसके विकास और उसकी आंतरिक संरचना, तीन चीज याद रखिएगा, धरती की उत्पत्ति, धरती का फिर जो यात्रा उसकी हुई हो विकास है और जो उसकी आंतरिक संरचना है, तीनों के लिए हमको अध्ययन करना होता है और तीनों के साक्ष्य अलग अलग स्वरूप में हमको प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से इसमें टाइमलाइन सिर्फ आपको याद रखना है, उससे अधिक समय नष्ट नहीं करना है। सब समझने वाली बात ये है। ठीक है,
फिर हमारा जो सौर तंत्र है उसके बारे में भी बेसिक्स खाली जान के रखिए, कोई बेसिक मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। बेसिक्स का क्या अर्थ हुआ कि भाई जो क्रम है वो क्या है, ग्रहों का जो क्रम है हमारे सौर मंडल में वो क्या है, सूर्य की ऊर्जा का जो है वो स्रोत क्या है। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक 10 सेकंड के लिए खाली रोक के कहना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ इस परीक्षा की प्रकृति को थोड़ा बहुत अच्छे से समझता हूँ, और इसलिए पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि ये स्पून फीडिंग का एग्जाम नहीं है, चम्मच से जो है इसे खिलाने का एग्जाम नहीं है। तो ये हम दोनों की पार्टनरशिप रहेगी, आपकी और हमारी। कुछ कॉन्सेप्चुअल कंसेप्ट और प्रोसेसेस, जो प्रक्रियाएं हैं, संकल्पनाएं हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो तथ्य पर चीजें हैं वो थोड़ा थोड़ा आप अपने होमवर्क से भी उसको कवर करते रहिएगा, तभी तभी जो है कम समय में अधिक जंप हम लगा पाएंगे। ठीक है, आप सहमत होंगे इस चीज से। तो सौर मंडल में सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, कुछ बेसिक, मैं आपको जो है किलोमीटर्स रटने के लिए और माइल्स और लाइट ईयर्स रटने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होना चाहिए, अनुपात का ज्ञान होना चाहिए कि सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कितनी है, उसका कितना गुना दूरी जो है वो, फिर बृहस्पति कितनी दूर है, एक हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए। आपको क्रम का आइडिया होना चाहिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो पहले ग्रह माना जाता था, अब ग्रह नहीं माना जाता है। ये सारी चीजें हल्का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जिसे जीके कहते हैं, जीके आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, फिर ऊट क्लाउड एक आता है, एक जब हम इंटरस्टेलर स्पेस को पास करते हैं, हेलियोपॉज से बाहर जाते हैं, सूर्य की ये जो सूर्य हेलियोपॉज, जहां से सूर्य के अपना आभा मंडल कह लीजिए, या जो सूर्य का अधिकतम स्पेंस है, उसे जब पास करते हैं इंटरस्टेलर स्पेस को, जहां वॉयेजर 1 नाम का स्पेस, ये देखिए यहाँ पर सैटेलाइट है, वॉयेजर 1 का स्पेसशिप, इसको पार करने पर एक बहुत बड़ी जो है कॉस्मिक डस्ट जैसा एक एरिया आता है, ऊट क्लाउड करके। ठीक है, एक बार जान लिए कि ऊट क्लाउड क्या है, ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा आपको। फिर नियरेस्ट स्टार हमारे कौन से होते हैं, कौन सी नियरेस्ट गैलेक्सी है, एंड्रोमिडा है, कौन सा नियरेस्ट स्टार है, ये जो बेसिक जीके टाइप की चीजें हैं वो एक नजर खाली आपको देख लेना है, बस दैट्स ऑल। फिर ये देखिए, ध्यान से देखिए इसको, ये हमारा सौर मंडल एक फोटोग्राफ में दिखाया गया है। आप समझिएगा इस बात को कि एक संरचना बन बन के रह जा रही है, बन नहीं पा रही है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप बढ़ते और घटते साइज को देखें ना, तो आप देखिए जुपिटर सबसे बड़ा है, और इधर साइज घटता हुआ दिख रहा है, और इधर भी साइज घटता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसका एक मिसिंग लिंक है, ये है ना, ये बैठ नहीं रहा है बीच में। आप सब लोग सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं उसे देख पा रहे हैं, बृहस्पति के बाईं तरफ और बृहस्पति के दाहिनी तरफ। सर देख पा रहे हैं। अच्छा जी, तो बृहस्पति के बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, दोनों तरफ देखिए एक सीरीज जैसी बन रही है, एक क्रम बन रहा है, लेकिन वहां पर ये मिसिंग लिंक है। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो टूटी फूटी चीजें हैं ना, ये जो टूटी फूटे टुकड़े हैं, जिन्हें एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है, आपने नाम सुना होगा, ये एस्टेरॉइड बेल्ट कहलाते हैं। ये एक बड़ा पिंड नहीं बना पाया, वरना ये मिला के एक यहां पर भी बड़ा पिंड होता। ठीक है, तो ये पूरी एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ है, कोई कहे तो एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पाई जाती है, तो हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए। ये बहुत बेसिक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इससे सीधे डायरेक्ट इससे में क्वेश्चन उठेगा, लेकिन आपको बेसिक्स मालूम होने चाहिए। कई बार एक सवाल में 4 भाग हैं, उसमें एक छोटा सा भाग ऐसा करके इंफॉर्मेशन करके दे दिया, तो आपको आइडिया होना चाहिए उस बारे में। आपको यह भी ज्ञान होना चाहिए कि जो है ये 4 का ग्रुप अलग कहलाता है, ये 4 का ग्रुप अलग कहलाता है। ठीक है, इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है, क्योंकि अर्थ के समान है, सॉलिड स्टेट में है, अर्थ के जैसे हैं, इसलिए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहलाते हैं। ये गैसियस जायंट्स कहलाते हैं, ये जो चारों हैं ये गैसियस जायंट्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया इस चीज का कर लीजिएगा कि बृहस्पति में जो है वो स्पॉट है, वो एक बहुत बड़ा है, उसके कारण क्या है, बृहस्पति की जो है वो परिक्रमा, इन सब का परिक्रमा भी देख लीजिएगा, परिक्रमा पथ कैसा है और कितना समय लेते हैं। ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए मेरे नजरिए में। बस बहुत ज्यादा एडवांस में इसको रटने की जरूरत नहीं है कोई फैक्ट्स, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कोई आपसे रीजन वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए या कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपसे कोई बेसिक फंडामेंटल ब्लंडर नहीं हो जाए। ठीक है, इससे अधिक बहुत अधिक जानने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आता है थोड़ा महत्वपूर्ण पक्ष। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग फिर से एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए। ये एक महत्वपूर्ण, जहां जब भी कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो रही होगी तब मैं आपसे ऐसा निवेदन कर लिया करूंगा, उसके बाद आप लोग बंद कर दिया करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ऐसे आशा करता हूं कि सभी को, क्योंकि ये बहुत ही मूलभूत चीज है, इसलिए सभी को इस विषय में पूरी जानकारी होगी।
कि जो ये जो परिक्रमा पथ है धरती का, और जो अक्ष पर धरती का अपने अक्ष पर झुकाव है, उसके क्या क्या परिणाम होते हैं? क्या आप इस बात को समझते हैं अच्छे से? आप कभी इस चीज में कंफ्यूज तो नहीं होंगे कि जो है कौन सी चीज, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब कभी फंसाने का क्वेश्चन आएगा तो जानते हैं कैसा आएगा? वो प्रश्न ऐसा आएगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी गतिविधियां जो है, कौन कौन सी घटनाएं जो है पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से होती हैं, और कौन कौन सी घटनाएं जो है वो उसके अपने अक्ष पर घूमने की वजह से, स्पिन की वजह से होती हैं। तो रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है और रोटेशन की वजह से क्या होता है। तो जैसा कि मैंने कहा था, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर हल्का सा होना ही चाहिए। तो आप में से मैं किसी का रैंडमली नाम लूंगा और वो बताएंगे कि, जैसे सबसे पहले प्रशांत भाई से शुरुआत करते हैं। प्रशांत भाई हमको बताएंगे कि अक्ष पर, धरती के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण, प्रशांत पांडे जी जो है बताएंगे कि इसके कारण जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो क्या होती है। अक्ष पर झुकाव होने के कारण, परिक्रमा के कारण मैं नहीं पूछ रहा हूं, अक्ष पर झुके होने के कारण धरती के सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो क्या है, जिसे हम और आप महसूस करते हैं। और यदि यह पक्ष ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है तो बताइए, मैं जल्दी से पहले बता देता हूं ताकि आपको सबको आ जाए फटाक से, है ना। क्वेश्चन आंसर तो बाद में बता देता हूं मैं। चलिए एक बार जल्दी से बता देता हूं, आप लोग वीडियो ऑन रखिएगा, आई कांटेक्ट रहता है तो थोड़ा अच्छे से समझ में आती है चीजें, ठीक है। देखिए, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसका सबसे जो आसान तरीके से अगर देखना है आपको, तो मैं कोई भी एक साइड लेकर आपको दिखाता हूं, ठीक है। जैसे ये उदाहरण है, ये इस प्रकार से पृथ्वी मान लीजिए अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये अक्ष पर झुकाव है इसका। अब देखिए हो क्या रहा है, इसकी वजह से एक महत्वपूर्ण चीज ये हो जा रही है कि जो इंसोलेशन पड़ रहा है ना, सोलर रेडिएशन जो पड़ रहा, अगर धरती सीधी होती, अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती, तो क्या होता कि बीचों बीच से, यानी जिसे इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा जिसे कहते हैं, विषुवत वृत्त जो वृत्त है जो, उससे ऊपर भी और उससे नीचे भी, उससे ऊपर और उससे नीचे दोनों तरफ बराबर इंसोलेशन या बराबर जो है सौर ताप पहुंचता है। लेकिन इसके झुके टिल्टेड होने की वजह से क्या होता है कि जब धरती इस साइड में रहेगी जहां पर अभी दिखाई जा रही है, तब इसका जो दक्षिणी भाग है वो अधिक एक्सपोज्ड है सूरज की तरफ, है ना। और जो उत्तरी भाग है, ये वाला पोर्शन देखिए, आइडियली ये पूरा पूरा आधा भाग जो है वो होना चाहिए सूरज की तरफ, लेकिन झुके होने की वजह से ऊपर वाला जो भाग है इतना सा, वो सूरज की रोशनी नहीं देख पा रहा है, जबकि दक्षिणी भाग में यहां तक चला जा रहा है मामला, ठीक है। तो अक्ष पर झुके होने की वजह से दोनों जो गोलार्ध हैं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, उनमें सूर्य जो सौर किरणें हैं उनकी जो मात्रा है और जो उनका कोण है, मात्रा और कोण दोनों जो है वो बराबर न पड़ के अलग अलग पड़ते हैं। तो जब अपने परिक्रमा पथ में, ये जो धरती है जब अपने परिक्रमा पथ में चक्कर काट रही होती है, तो दो स्थितियां ऐसी आती हैं दोस्तों, जब धरती जो है अपने अक्ष पर झुकी होने की वजह से, एक बार तो ऐसी स्थिति आती है कि दक्षिणी गोलार्ध ज्यादा तरफ है, सूरज की तरफ है, एक्सपोज है, और एक स्थिति उसके ठीक एक अपोजिट समय में तब आएगी जब उत्तरी गोलार्ध जो है वो ज्यादा उसकी चपेट में आ जाता है, सूरज की चपेट में। बहुत ही सिंपल सी चीज है। मैं इसको इस तरह इसलिए पहले बता रहा हूं क्योंकि हमको दिमाग में ये नहीं रखना है कि सूरज जो है वो उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, नहीं। दरअसल सच बात तो यह है कि धरती घूम रही है, तो कहने के लिए, समझने के लिए ठीक है कि सूरज जो है वो कर्क रेखा पर आ जा रहा है, सूरज जो है वो इस पर आ जा रहा है, वो इक्वेटर पे आ जा रहा है, सूरज मकर रेखा पर आ जा रहा है, लेकिन अंदर से ध्यान रखिएगा सूरज वही है, धरती का टिल्ट जो है वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है, उसकी वजह से उसका एंगल बदल जाता है, बस कोण जो है वो बदल जाता है, ठीक है, सौर किरणों का। तो कहने का अर्थ यह है कि दो बार ऐसा होगा, ध्यान से अब इसे देखिए, मैं इससे पहले मिटा देता हूं फिर आप इसको देखिएगा। दो बार ऐसा होगा साल में, इस पूरे चक्कर के दौरान दो बार ऐसा हो रहा है। देखिए, जब एक बार धरती का जो दक्षिणी गोलार्ध है वो एक्सपोज होगा सन की तरफ, और एक बार धरती का जो है वो उत्तरी गोलार्ध होगा। बाएं जो आपके तरफ से कैसा दिख रहा है आई डू नॉट नो, लेकिन जो है
मेरी तरफ से दिख रहा है कि दिसंबर 21 वाली जो स्थिति है मेरे दोस्तों, देखिए दिसंबर 21 वाली जो स्थिति है उसको यदि आप ध्यान से देखें तो दक्षिणी गोलार्ध जो है वो सूरज की तरफ है, और इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में जहां पर हम लोग जो स्थित होंगे, ठीक है, वहां पर क्या होगा, वहां पर सूरज की रोशनी सीधी नहीं पड़ेगी, एंगुलर पड़ेगी, क्योंकि सूरज नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध को ज्यादा ताप दे रहा है, ज्यादा सौर किरणें दे रहा है, और इसलिए हमारे तरफ ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो क्या रहेगा, हमारे यहाँ जो है वो ठंडी का मौसम रहेगा। यही पूरी स्थिति जो है वो बदल जाएगी जब धरती एग्जैक्टली अपोजिट समय में दूसरी तरफ जाएगी, यानी मेरी दाहिनी तरफ जून 21 की स्थिति देखिए, जून 21 में उत्तरी गोलार्ध जो है वो सीधी चपेट में आ जाता है सौर किरणों के, और इसलिए वहां पर जो है गर्मी होती है और नीचे ठंडक होती है, ठीक है। तो जो हाईएस्ट इक्वेटर पर जो सूरज है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा ये भी यही साथ साथ बता देता हूं ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। इन दोनों स्थितियों जो कि एक दूसरे के विषम है, एक दूसरे के विपरीत है, क्षमा कीजिएगा, उनके बीच दो स्थितियां और आती हैं, दो स्थितियां और आती हैं जब जो झुका हुआ अक्ष है, झुका हुआ अक्ष के साइड सूरज होता है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, यानी अक्ष के झुके हुए होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस समय लैटरल साइड्स, जो लैटरल साइड्स हैं वो सूरज की तरफ हैं। समझ, बात को समझ पा रहे हैं, मैं ठीक से बता पा रहा हूं, नहीं बता पा रहा हूं तो बताइएगा, आप उसमें वो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मेरा मेरा फेस जो है वो आपकी तरफ झुका हुआ हो, ऐसे मेरा फेस आपकी तरफ झुका हुआ, आप मान लीजिए सूरज है, आपकी तरफ झुका हुआ हो, तो एक बार तो जब मैं आपके सामने हूं तब मेरा फेस आपके ज्यादा करीब है, तब ज्यादा रोशनी पड़ेगी मेरे सिर पर अगर आप सूरज हैं तो, और एक जब मैं घूम के आपके पीछे चला जाऊंगा तब मेरा सिर दूर हो जाएगा, क्योंकि मैं झुका हुआ हूं, तो मेरा फेस दूर हो जाएगा, मेरी पीठ आपकी पीठ के करीब रहेगी, तब मेरी पीठ पे ज्यादा रोशनी पड़ेगी। लेकिन जब घूमते हुए जा रहा हूँ तब एक समय ऐसा आएगा जब मेरा दाहिना हाथ आपके दाहिने हाथ, यानी हम साइड में होंगे, तो उस समय साइड में होने की वजह से हमारा झुकाव, जो मेरा झुकाव मैटर नहीं करेगा, क्योंकि फिर मेरी साइड एक्सपोज्ड है और वो साइड एकदम सीधे खड़े दीवार की तरह है। तो इसलिए दो स्थितियां ऐसी आती हैं मेरे दोस्तों, सितंबर 23 को और मार्च 21 को, दो जगह ऐसी होती है, ऑब्वियसली वो राइट एंगल पे होंगे इन कंपैरिजन टू द अदर टू स्टेजेस, जब सूरज की रोशनी के पड़ने के कोण पर धरती के झुकाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि झुकाव वाला पोर्शन उस समय सूरज की तरफ या उससे दूर है ही नहीं, साइड वाला पोर्शन है। और इसलिए यहां पर एक स्थिति ऐसी आती है जब दोनों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, जो कि आइडियल पोजीशन होनी चाहिए थी, अगर अर्थ न झुकी हुई होती तो यही होता, तब फिर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे कि जो है दिन और रात का जो समय है वो लगभग बराबर हो जाता है, दोनों जगह जो लाइट वो बराबर पड़ती है। तो ये दो जो सॉल्स्टिस कहलाती है, जो संक्रांतियां हैं, जो ये दोनों आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो है 21 मार्च और सितंबर 23 जो दो ऐसे डेट्स होती हैं जहां पर धरती का जो झुकाव है वो इमैटेरियल हो जाता है, धरती का झुकाव जो है इमैटेरियल हो जाता है। और इसीलिए जो अभी तक हम जिस फेनोमेनन का डिस्कशन करते आए हैं, दिसंबर 21 और जून 21 वाली जो स्थिति है, वो स्थिति यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाती है, यहाँ पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लेकिन इसका हमारे आपके दैनिक जीवन में इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा ये बताइए, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या अर्थ है, ये समझ लीजिए जल्दी से। अच्छा, इसमें एक मैसेज आ रहा है हमको, एक दूसरा, इसे कहते हैं एक नया मीटिंग करना पड़ता है ना, इसमें 40 मिनट का ही वो है, तो एक मैसेज बार बार आ रहा है, ये भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक मीटिंग को जो है वापस क्रिएट करना पड़ेगा हमारे को। अच्छा, अभी तक का एक फीडबैक ले लेता हूं मैं, ताकि फिर आगे के लिए तो फिर इसको हम परचेज ही कर लेंगे ना। क्या ये जिस प्रकार से हम लोग पढ़ाई कर पाए, जिस प्रकार से हम लोग ये देख रहे हैं अभी तक, तो अभी तो बहुत छोटा सा हिस्सा हुआ है, फिर भी उसके आधार पर मैं आप लोगों की प्रतिपुष्टि चाहता हूं कि क्या ये ठीक चल रहा है, आपको इस तरह से डायग्राम वगैरह से इस चीज से ये चीज दिखाई दे रही है, ये चलेगा? बिल्कुल सर। यस सर, सही है। अगर ये ठीक लग रहा है तो फिर यस सर। हाँ, आप लोग अपनी राय, अगर किसी की भिन्न राय हो तो प्लीज शेयर करिएगा, क्योंकि वो जरूरी है हमारे लिए जानना। नहीं, बिल्कुल सर, ये बिल्कुल अट्रैक्टिव है सर, ये बिल्कुल सबसे बेस्ट पार्ट है सर, स्क्रीन शेयर करके बताते हैं जी। ओके,
ओके, ठीक है, फिर अब इसको हम लोग जो है इंस्टीट्यूशनलाइज ही कर देंगे, ठीक है, इसको इसी तरह से ज्योग्राफी का सारा लेक्चर जो है हम लोग इसी तरह से किया जाएगा, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। राइट सर। तो मैं वापस इसको जो है इस मीटिंग को स्टॉप करके दूसरी मीटिंग में शुरू करके आपको वापस ज्वाइन कराता हूँ उसमें। ओके सर। जी।